Hello guys, welcome back to our channel part 5 Rebirth of So's Beloved Wife. Chapter 21 अर्जुन जेल में। संदीप मित्तल जी सिर्फ उस पैकेट को देख रहे थे, फिर जैसे अभी कुछ अचानक से याद आ गया हो दादाजी की तरफ देखकर पूछते हैं। संदीप, वैसे आपने बताया नहीं अंकल, आखिर यह पैकेट गिफ्ट में आपको दिया किसने? दादाजी, मेरी पोती ने दिया है। उनकी बात सुनकर संदीप जी अपनी माँ से बात कर रहे सोनिया की तरफ देखने लगते हैं। संदीप जी मन में, इस लड़की ने दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़की को तो ऐसे कैसे चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये तो इतनी अनजान है, इससे किसे पहचानने के लिए भी से मेरी जरूरत पड़ी है, ऐसी नासमझ लड़की। लेकिन फिर उनके ख्यालों को दादाजी की आवाज तोड़ देती है, जो कि उन्हें सोने की तरफ देखता हुआ पाकर कहते हैं, दादाजी, अरे यह नहीं, मेरे बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर। ये सुनते ही संदीप जी फौरन सोनिया पर से अपनी नजरें हटा लेते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं। संदीप जी मन में, अच्छा हुआ ये लड़की नहीं है, नहीं तो पता नहीं मेडिकल इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। लेकिन दादाजी की यह बात सुनकर कि यह तोहफा उन्हें उनकी अपनी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर ने दिया है, सोनिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसे इस तरह से सारी फैमिली से अलग कर दिया जाता है, वो भी इतने सारे लोगों के बीच, और तब जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन हो रहा है। दृष्टि जी को ये बात एकदम अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कर भी क्या सकती है? साफ साफ सबने देखा था कि यह पैकेट माया ने दादाजी को दिया था, तो इसमें और चाहकर भी सोनिया की कोई मदद नहीं कर सकती। दादाजी समय दोनों माँ बेटी के चेहरे को ही देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों को क्या कहें। उन्हें सोनिया कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन अवस्थी फैमिली में बाकी सब लोगों को सोनिया बहुत पसंद थी। इतना किया था क्योंकि अपनी पत्नी अपनी सगी पोती को सोनिया के बातों में आकर नालायक, नाकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या कहने लग गई। सोनिया को पसंद ना करने की वजह यह नहीं थी कि उनकी अपनी सगी पोती नहीं थी, बल्कि उन्हें पता चल गया था कि आज तक माया के खिलाफ उनके पत्नी के मन में नफरत सुनने और उसकी मां ने भरी है, और फिर वह अपनी पत्नी की तरफ पागल नहीं है जो अपनी इतनी प्यारी माया को छोड़कर इस दो चेहरे वाली सोनिया की तरफ से बोले, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सोनिया एक बहुत अच्छे डॉक्टर है और माया अपनी पढ़ाई अभी तक खत्म नहीं कर पाई है। दादाजी मन में, अच्छा डॉक्टर होने से क्या फर्क पड़ता है, आज देखो मेरी माया ने ही तो इतना बड़ा खजाना मुझे दिया। वही दादाजी के बाद सुंदर संदीप जी को व्हाइट कलर का गाउन पहनी हुई लड़की याद आ जाती है। तुरंत कहते हैं, संदीप जी, तो फिर मैं आपकी पोती को ढूंढ कर आता हूँ। और फिर बिना अपने स्टेटस और पृथ्वी का ख्याल किए हुए तुरंत हॉल में जाते हैं, जहां इस समय बाकी सारे गेस्ट एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्हें इस तरह से भागता देखता सोनिया दृष्टि की आंखों में जलन साफ साफ नजर आ रही होती है। इन दोनों को, इतने बड़े आदमी का माया को इम्पोर्टेंस दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माया इस समय रौनक जी को ढूंढ रही थी, जल्दी से जल्दी घर जाना था, क्योंकि अभी वो नहीं चाहते थी कि किसी को उसके एक मेडिकल जीनियस होने के बारे में किसी को पता चले। अगर दादाजी की तबीयत की बात नहीं होती तो कभी भी क्रिस्टल फ्लावर इस तरह से सबके सामने उन्हें नहीं देती। माया मन में, धत तेरी की यार, फंस गई आखिरकार, सच में इतनी खराब किस्मत है ना। जब मैं गिफ्ट ले रही थी तभी संदीप मित्तल को आना था, अब जल्दी से जल्दी बस घर जाना है ताकि संदीप मित्तल से पीछा छूटे। बाकी वो सोनिया और दृष्टि को तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। माया इधर उधर ढूंढ रही होती है कि तभी उन्हें रौनक जी अपने दोस्तों से बात करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही माया उनकी तरफ हाथ हिलाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करती है। रौनक जी माया को देखकर उसका इशारा समझ जाते हैं और तुरंत अपने दोस्तों को कुछ कहकर उसके पास आते हैं। पूछते हैं, रौनक जी, माया बेटा तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो अपने दादाजी के साथ ही ना। माया उनकी तरफ एक क्यूट सी स्माइल रहती है और फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, माया डैडी वो क्या है ना, मेरे सर में ना थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे घर जाकर रेस्ट करना है। माया की बातें सुनकर रौनक जी थोड़ा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं, रौनक जी बेटा दर्द हो रहा है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं अभी टाइगर से कहता हूँ जो तुम्हें घर छोड़ आएगा। अगर यह पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ चलता। आई एम सॉरी बेटा। माया डैडी चिंता मत करिए, मैं अपना ध्यान खुद से रख लेंगी। रौनक जी का दिल अपनी बेटी की समझदारी और इतनी छोटी उम्र में खुद का ख्याल खुद रखने की बात करते देखकर दुख रहा होता है। उनके हिसाब से कोई पता कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो जाए, लेकिन यहाँ हालात में उनकी बेटी को इतना बड़ा कर दिया। राणा जी अभी माया से आगे कुछ कहते हैं, इससे पहले उनके पॉकेट में रखा फोन बजने लगता है। माया उन्हें एक प्यारी सी स्माइल पास करके फोन उठाने के लिए कहती है। रौनक जी अपना फोन निकालकर चेक करते हैं तो अननोन नंबर से फोन आया रहता है, जिसे देखकर उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। रौनक जी फोन को उठाते हैं और अपने कान के पास लगाते हैं, तभी दूसरी तरफ से उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है। औरत जी, आप अर्जुन पेरेंट्स बोल रहे हैं? वैसे तो रौनक जी ना कहना चाहते थे, लेकिन हालात के मारे बेचारे रौनक जी कहते हैं, रौनक जी हाँ कहिए। वही अर्जुन नाम सुनते ही माया के कान खड़े हो जाते हैं और वो रौनक जी के थोड़ा और पास खिसक जाती है। रौनक जी बिना मुड़े अपनी आंखों के कोने से अपनी बेटी को अर्जुन नाम सुनते ही धीरे धीरे उनके पास आता हुआ देख रहे थे। औरत जी, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ, वो अर्जुन ने कुछ लोगों के साथ स्टेशन के पास मारापीटी की, जिसमें वो आदमी इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गए।
इसके बाद माया कुछ ठीक से सुन नहीं पाती, उसके पापा ने जानबूझकर आवाज कम कर दी है। माया मन में, पापा भी ना, पता नहीं अब अर्जुन के साथ क्या हुआ होगा, वो पुलिस स्टेशन में है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी होगी। माया थोड़ा झुककर उसकी तरफ पीठ दिखाकर खड़े उसके पापा के चेहरे को देखती है, जो कि धीरे धीरे पता नहीं गुस्से से या चिंता से लेकिन काला पड़ रहा होता है। माया को पता था कि अर्जुन की चिंता हो तो उसके पापा करने से रहे, इसीलिए गुस्सा ही होगा। फोन कट करके रौनक जी गहरी सांस से लेकर अपना गुस्सा शांत करते हैं और माया की तरफ घूमकर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, रौनक जी, तुमने आधी बातें सुनी ना, तुमने देखा अर्जुन कितना खतरनाक है, उसके साथ उलझने वाले, उसे परेशान करने वाले किसी भी इंसान को वो बहुत बेरहमी के साथ मारता है। और मैं तुम्हें बता दूं माया, ये कुछ नया नहीं है, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। माया अपने पापा की बातें ध्यान से सुन रही होती है। वैसे तो रौनक जी ने बहुत कोशिश की होती है लेकिन फिर भी उनका चेहरा बिल्कुल सीरियस रहता है, लेकिन माया इसके बाद जो कहती है वो सुनने के बाद उनका चेहरा और भी ज्यादा सीरियस हो। माया, लेकिन पापा क्या हम लोग अर्जुन की हेल्प नहीं करेंगे? रौनक जी, मैंने जो अभी कहा तुमने सुना नहीं क्या? माया, तुम और अर्जुन दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया से आते हो, इसीलिए उसकी चिंता करना छोड़ दो। माया, लेकिन अर्जुन भी तो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, तो फिर वह भी तो हमारी फैमिली हुए ना। रौनक जी मन में, अर्जुन तुमने पक्का मेरे बेटी को कुछ खिला पिला दिया है, नहीं तो इस तरह से मेरी बात सुनकर भी अनसुना करके तुम्हारी चिंता मेरी प्यारी माया कभी नहीं करती। मेरे इतनी बार कहने के बाद भी कि तुम उसके लिए कितने खतरनाक हो, फिर भी माया अर्जुन अर्जुन नाम रट रही है। पता नहीं क्या जादू टोना किया है तुमने। दूसरी तरफ इस समय जेल में बंद अर्जुन का अचानक से हिचकियां आने लगती है, उसे पता नहीं अचानक से काफी तेज से हिचकियां आने लगती है। चैप्टर 22 अर्जुन की पिटाई। इस समय एक पुलिस स्टेशन के अंदर अर्जुन केक टूल के ऊपर अपनी आंखें बंद करके दीवार से सर टिकाए बैठा हुआ था। उसके हाथ पर चोट के निशान थे और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। इस समय अर्जुन का हैंडसम सा फेस, जो टीवी और सिनेमा के कई सारे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दे, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था और ना ही नाराजगी, लेकिन फिर भी उसके आसपास जाने से वहां जेल में बैठे बाकी मुजरिमों को भी डर लग रहा था। अर्जुन क्योंकि बस 18 साल का था इसीलिए जेल के अंदर नहीं डाला गया था, लेकिन जेल के ही बाहर एक छोटे से टेबल पर उसे बैठाया गया था। वहीं जेल के अंदर दो मुजरिम आपस में बात कर रहे होते हैं। दोनों दिखने में काफी डरावने होते हैं, उनके चेहरे पर कई तरह के निशान होते हैं और उनका शरीर काफी हटा कट्टा रहता है। अर्जुन को देखकर पहला मुजरिम अपने दूसरे दोस्त से कहता है, मुजरिम नंबर 1, तेरे को पता है ये बच्चा यहाँ चौथी बार आया है? उसकी बात सुनकर दूसरा मुजरिम, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था, अर्जुन को देखता है और चौंक कर कहता है, मुजरिम नंबर 2, क्या बोल रहा है बे? चौथी बार किसी अमीर बाप की औलाद है क्या? मुजरिम नंबर 1, अमीर बाप की औलाद? हाँ हाँ, ये बच्चा अपन लोग के माफिक है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। मैं तो इधर जब से हूँ तब से 4 बार अरेस्ट हो चुका है। हर बार कोई नौकर आकर इसको छुड़वा कर जाता है, कभी कभार 1 दिन 2 दिन, कभी कभार तो 1 हफ्ते हो जाते हैं। पिछली बार जब चौथी बार पुलिस ने इसको अरेस्ट किया था तब उसके माँ बाप को बुलाया था। आया था एक आदमी, देखने में अमीर था, इसको छुड़वा कर लेकर गया। खुद को इसका बाप बता रहा था, लेकिन साला दिल का इतना गरीब था कि इस बच्चा को सर पर चोट लगी थी, खून भी निकाल रहा था। वो तो पुलिस वालों ने मलह पट्टी कर दी थी तो ठीक था, लेकिन यही बेल कराने के बाद बाहर गया और खींच के इस लड़के को 4 थप्पड़ मारे। दूसरा मुजरिम, जा तेरी, इससे अच्छा तो अपन लोगों की लाइफ है ना, जो चाहे वो करो। जिसके बाद वो दोनों मुजरिम अपने में ही बातें करने लगते हैं। वहीं अर्जुन के पास खड़े एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर दोनों मुजरिमों की सारी बातें सुनकर एक गहरी सांस छोड़ती है और अर्जुन की तरफ देखती है। उसे इस बच्चे पर हर बार दया आती है। हर साल पुलिस स्टेशन में लाखों लोग आते जाते हैं, लेकिन अर्जुन जैसी शक्ल वाले गिने चुने 1-2 लोग ही होंगे, इसीलिए पूछा कर भी इसकी शक्ल भूल नहीं सकती। पिछली बार तो अर्जुन को बहुत चोट लगी थी, हालांकि वो बात और है कि उसने जिन लोगों को मारा उन लोगों को अर्जुन से कई गुना ज्यादा चोटें आई थी, लेकिन फिर भी पिछली बार के मुकाबले इस बार ये लड़का सही कंडीशन में है। करीब आधे घंटे बाद एक पुलिस कांस्टेबल उस महिला इंस्पेक्टर के पास आता है, उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो अपना सिर हिलाती है और फिर बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में महिला इंस्पेक्टर अंदर आती है और अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे अर्जुन को बुलाती हुए कहती है, महिला इंस्पेक्टर, अर्जुन तुम्हारे परिवार वाले आ गए हैं, तुम्हारी बेल की सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो चुकी, अब तुम घर जा सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे पापा को कुछ कहना होगा। अर्जुन अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर रौनक जी और उनके साथ साथ माया अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अर्जुन चौंक जाता है। चलो, रौनक जी का तो एक बार फिर भी समझ में आता है, आखिर वो 5वीं बार जेल चुका था। लेकिन माया की आंखें इस समय लेकिन अर्जुन पर होते हैं। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखकर चेक कर रही है, तेरी पहले से ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वैसे तो अर्जुन को ज्यादा चोट नहीं लगी रहती, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ खरोच के निशान और उसके होंठ के किनारे फटे हुए रहते हैं, जिसे देखकर माया को बड़ा बुरा लग रहा होता है।
रौनक जी इस समय लेडी इंस्पेक्टर में जो उन्हें कुछ कागजात हैं उन पर अपने साइन कर रहे उन्हीं के पास में खड़े होकर माया भी उन कागजातों में पता नहीं क्या पढ़ रही थी, लेकिन अर्जुन सिर्फ माया को देख रहा था। पिंक कलर का फर वाला स्वेटर औरत एक रेड कलर की टोपी लगाए पुलिस स्टेशन जैसी जगह में बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस लग रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर खुशी मनानी चाहिए कि माया जैसी राजकुमारी उसके जैसे किसी रास्ते पर भटकते हुए कुत्ते को पसंद करने लग गई। लेडी इंस्पेक्टर अर्जुन को और माया को देखती है, फिर रौनक जी को बताते हुए कहती है, लेडी इंस्पेक्टर देखिए, अर्जुन ने एक कॉफी शॉप के बाहर 4 लड़कों को पीटा था जिसमें से 2 बुरी तरह से जख्मी थे जो कि इस समय हॉस्पिटल में है। वैसे तो यह 4 लोग लोकल क्रिमिनल हैं जो कि आम लोगों की पॉकेट मारते हैं, छोटा मोटा चोरी का काम है। हमने अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है उसके हिसाब से पहले हमला उन लोगों ने किया था और अर्जुन ने जो भी किया उस बस सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन अगर हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में अर्जुन की जरूरत पड़ी तो फिर उसे बुलाएंगे और आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब आप लोग जा सकते हैं। रौनक जी, जी बिल्कुल थैंक यू। जिसके बाद रौनक जी माया का हाथ पकड़ते हैं, अर्जुन को घूरते हुए बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। माया अर्जुन के पास से गुजरते हुए उसे एक प्यारी सी स्माइल उन लोगों के साथ चलने का इशारा करती है। अर्जुन के पीछे पीछे जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रौनक जी माया का हाथ छोड़ देते हैं और अर्जुन को गुस्से भरी नजरों से देखने लगते हैं और फिर अपना हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन उनकी इस हरकत को देखकर एक दर्द भरी मुस्कान देता है और उनके थप्पड़ को झेलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि उनका हाथ अर्जुन के गालों पर पड़ता माया उसे पकड़ लेती है। उसकी इस हरकत को देखकर एक आदमी चौंक जाता है तो दूसरा आदमी समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। रौनक जी अपनी बेटी की तरफ देख रहे होते हैं, नहीं माया अर्जुन की तरफ देख रही होती। उसे पहले से ही पता था कि अर्जुन और उसके पापा दोनों में एक ही कैटेगरी के लोग हैं, गुस्सा आने पर विरोध करने पर मानते ही नहीं है। अर्जुन चुपचाप मार खा सकता है लेकिन अपनी बचाव में एक शब्द में बोलेगा। दूसरी तरफ रौनक जी अपने गुस्से में उससे कुछ नहीं पूछने वाले। माया अपने पापा की तरफ देखते हुए कहती है, माया पापा अर्जुन को मारने से पहले क्या आपने पूछा कि उन्होंने ये क्यों किया? उसकी बात सुनकर रौनक जी चौंक जाते हैं। ये बात सच थी कि उन्होंने अर्जुन से पूछा ही नहीं फिर उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि हर बार उसे अच्छे से सजा देकर मारा है। चैप्टर 23 अर्जुन की मौत का राज। रौनक जी और माया इस समय अर्जुन की तरफ देख रहे और वेट कर रहे होते कि अर्जुन उन्हें ये बताएगा कि आखिर उसने उन लोगों के साथ मारा पिटी क्योंकि आखिर कोई तो वजह होगी ही। अर्जुन उन दोनों की तरफ देखता है और अपना सिर एक तरफ घुमाते हुए कहता है, अर्जुन, क्योंकि उन लोगों को मार खाना ही था और वो लोग इसी के लायक थे। उसका जवाब सुनकर रौनक जी बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, रौनक जी, और तुम अच्छे से पिटाई के लायक हो। लेकिन माया के उनके हाथ में पकड़ ये बात सुनकर और मजबूत हो जाती है। वो माया की तरफ देखते हैं और माया उनका हाथ पकड़ के उनसे कहती है, माया पापा आप आज उन पर इतना गुस्सा मत करिए ना प्लीज, देख क्यों नहीं कितनी चोट आई है और फिर आपको भी तो वापस पार्टी में जाना है और अंकल से मिलना है जिनके साथ बात करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बता रहे थे तो फिर यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट क्यों करना, आप जाइए, मैं अर्जुन के साथ घर चली जाऊंगी। माया की आंखों में अर्जुन के लिए चिंता साफ साफ झलक रही थी और उसका इस तरह से उनके हाथ को पकड़कर बार बार हिलाते हुए अर्जुन के लिए फरियाद करना रौनक जी को साफ साफ दिखा रहा था कि माया के अर्जुन और उनके साथ किए गए व्यवहार में कितना अंतर है। आज अर्जुन को बचाने के लिए उनकी बेटी उन्हें यहां से जाने के लिए कह रही है, ये सोचकर उनका दिल कई सारे टुकड़ों में टूट जाता। जब एक बार अर्जुन की तरफ देखते हैं, उसके गुस्सैल चेहरे को देखते हैं, तब पता नहीं क्यों उन्हें ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी याद आ जाती है जो कि एक बार सोनिया ने उन्हें उसे पढ़कर सुनाने को कही थी, जिसमें इस राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान को एक सुंदर सी परी जैसी दिखने वाली लड़की से प्यार हो जाता है, या यूं कहूं तो उस लड़की को राक्षस पर दया आ जाती है और धीरे धीरे उसकी दया उस राक्षस के लिए प्यार में बदल जाती है और फिर अंत में वो दोनों मिल भी जाते हैं और वह राक्षस एक राजकुमार में बदल जाता है। लेकिन उनकी जिंदगी में ये जो छोटा सा राक्षस है, इसके अभी तो राजकुमार में बदलने की कोई आसार नहीं दिख रहे। हाँ, भले ही दिखने में अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहते कि उनके बेटे उनके अलावा और किसी के बारे में बोले और यहाँ तो सीधा किसी दूसरे की साइड लिए जा रही है। लेकिन फिर उस आदमी के बारे में सोचकर जिनसे मिलना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रौनक जी ना चाहते हुए भी माया की बात मान लेते हैं और अर्जुन की तरह सख्त निगाहों से देखते हुए कहते हैं, रौनक जी, आज तुम्हें छोड़ दिया लेकिन इसके बाद से किसी के साथ मारा पिटी मत करना। हर बार तुम्हें इस तरह से बाहर निकलवाना पॉसिबल नहीं होगा और अभी मुझे घर जाना है, इसलिए तुम माया के साथ सीधा घर जाना और हाँ, माया को अकेले छोड़कर कहीं इधर उधर मत जाना। जिसके बाद रोना जी अपनी गाड़ी में बैठकर माया को बाय करते हुए वहां से चले जाते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां से निकलती है, अर्जुन अपनी लंबी लंबी टांगों से बड़े बड़े कदम लेकर वहां से जाने लगता है। एक बार पीछे मुड़कर देखता भी नहीं है कि माया उसके पीछे है या नहीं, क्योंकि माया हाइट में थोड़ी छोटी रहती है, इसीलिए उसे अर्जुन के पीछे जल्दी जल्दी भागकर जाना पड़ता। अर्जुन अपने पीछे किसी की लंबी लंबी सांस लेने की आवाज सुनकर समझ जाता है कि माया उसके पीछे भागकर आ रही है।
लेकिन फिर भी एक बार भी पीछे नहीं घूमता है। लेकिन कुछ समय तक ऐसे ही चलते हुए उसे किसी की हल्की सी सिसकी और फिर आह की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे घूम कर देखता है तो माया, जो कि उसके पीछे भाग कर आ रही थी, गाउन पहने होने के कारण उसमें फंस कर गिर जाती है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है, जिसमें से हल्का हल्का खून भी निकल रहा होता है। लंबे समय तक बीमार रहने के कारण माया का शरीर कमजोर रहता है और लगातार ज्यादा मेहनत करने से उसे जल्दी थकान और पसीना होने लगता है और उस पर अब ये चोट लग जाना इस समय माया को बड़ा बेचारा दिखा रहा होता है। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए होते जब उसे अपने ऊपर अर्जुन की नजर महसूस होती है। तब वह अपना सिर ऊपर करके उसी हालत में अर्जुन को देखती है। उसकी इस हालत को देखकर अर्जुन को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके दिल पर नाखूनों से खरोच दिया हो। लेकिन अर्जुन को माया के ज्यादा करीब होना पसंद नहीं रहता, इसलिए वह पीछे घूमकर फिर से चलना शुरू कर देता है। माया किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ा होकर उसके पीछे अपने पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर दर्द के कारण उसे रुकना पड़ता है, जिससे वह अर्जुन से काफी पीछे हो जाती है। अर्जुन की जगह अगर कोई और होता तो माया कभी भी उसे अपनी कमजोरी नहीं दिखाती, बल्कि किसी न किसी तरह से यहां से निकल ही जाती, फिर चाहे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। लेकिन उसके सामने जो खड़ा था वो अर्जुन था, वो अर्जुन जिसे वो अपना सब कुछ सौंप देना चाहती है। तो फिर छोटी सी कमजोरी दिखाने में क्या फर्क पड़ता है। जब उसके और अर्जुन के बीच की दूरी बढ़ने लगती है तब वो कोशिश करके अर्जुन के पास जाने लगती है, लेकिन उसके पैर का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ऊपर से उसने जो कपड़े पहने होते हैं वो उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे होते हैं। उधर अर्जुन इसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कैसे क्या करना चाहिए, इसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर पता नहीं क्या हो रहा होता है और उसका दिमाग उसे बार बार माया की वही चोट लगी हुई रोनी सी शक्ल याद दिला रहा होता है। आखिर में जब उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज नहीं सुनाई देती, पीछे घूम कर देखता है थोड़ी सी दूरी पर पिंक कलर का स्वेटर पहनी हुई एक लड़की अपने घुटनों के बल बैठी रहती है। अर्जुन उसके पास जाता है, उसके सामने पीठ दिखाते हुए बैठ जाता है और फिर एकदम धीमी आवाज में कहता है, अर्जुन मेरे ऊपर चढ़ जाओ, ज्यादा सोचो मत, मुझे घर जाना है और जिस तरह से तुम्हारी चाल है कल सुबह से पहले हम लोग घर पहुंचने वाले नहीं हैं, इसलिए जल्दी आओ। उसकी बात सुनकर माया उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसके गर्दन के पास अपने हाथ और कमर पर अपने पैर बांध लेती है। इतनी समय के बाद अर्जुन के शरीर की गर्माहट सा महसूस होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन की इतने पास पहली बार कोई लड़की आई होती है, इसीलिए उसे अपने शरीर में अजीब सी फीलिंग का एहसास होता है। उसे हमेशा से लगता था कि लड़कियां बड़ी चिड़चिड़ी और कमजोर होती हैं, लेकिन इस समय उसके पीछे जो लड़की है उसके इतने रूप हैं कि अर्जुन को समझ में ही नहीं आता कि वह क्या कहे या क्या सोचे उसके बारे में। माया को उठाते उठाते उसे लगा था किसकी कमर टूट जाएगी, लेकिन माया का तो कोई वजन ही नहीं रहता, इतनी हल्की रहती है वो कि उसे कुछ महसूस भी नहीं होता माया के शरीर की गर्माहट के अलावा। और उसे लगता है कि शायद माया उतनी भी चिड़चिड़ी नहीं है। माया को अर्जुन के पास आकर काफी शांति मिलती है। घर पहुंचने में अभी भी आधा घंटे का समय बाकी रहता है, इसीलिए वो अर्जुन की कमर से अपना सर झुकाकर कुछ समय पहले बीती हुई बातों को याद करती है और उसे अर्जुन का रौनक जी को दिया हुआ वो जवाब याद आता है। माया एक गहरी सांस छोड़ती है। उसे पता था कि अर्जुन का यही जवाब, क्योंकि अर्जुन चाहे कुछ भी भूल जाए लेकिन अपना एटीट्यूड नहीं भूल सकता और उसका यही एटीट्यूड उसे बाकी लोगों से दूर कर देता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ बाप के अलग हो जाने के बाद अर्जुन अपनी माँ से भी अलग हो गया और एक ऐसी जगह में आकर रहने लग गया जहां उसे ना तो कोई प्यार करने वाला था और ना ही अपना समझने वाला। सब उसे खाली गली के किसी कुत्ते की तरह समझते थे और हर छोटी से छोटी गलती पर से डांटा जाता था। इसीलिए कुछ समय बाद उसने सबसे बात करना बंद कर दिया, अपनी गलतियों के लिए सबको समझाना बंद कर दिया। जो सजा मिलती थी उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेता था। एक ऐसा इंसान जिसमें जीना मरना, नफरत और इंसानी दिल का कालापन सब कुछ देखा है होने के कारण माया को ये बात पता थी कि इंसानी दिल जब हर जगह से हार जाता है, सब जगह से उसे निराशा मिलती है, तब उसे सिर्फ प्यार भरे दो शब्दों की जरूरत होती। उसके केस में उसके मरने के बाद अर्जुन का उसके लिए प्यार ही उसके दिल में यह उम्मीद जगा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई तो ऐसा है जो उसके साथ रहेगा। लेकिन अर्जुन की मौत ने उस उम्मीद को आग बना दिया, एक ऐसी आग जिसकी आंच शायद भगवान तक भी पहुंची। और आज उसे ये दूसरा मौका मिला, लेकिन आज अर्जुन की जिंदगी में तो ऐसा कोई नहीं था। माया के दिमाग में अर्जुन के साथ हुए जितनी भी घटनाएं हैं सब एक साथ उभर आती है। इसे वो पल भी याद आता है जब अर्जुन ने उसके सामने अपना दम तोड़ा था। रोज की तरह जब अर्जुन खाना खाने बैठा होता है तब माया वही उसके बगल वाली चेयर पर बैठी रहती है और उसे देख रही होती है। अर्जुन उसे देख नहीं सकता क्योंकि माया तो आत्मा रहती है। इतने बड़े हैं ओबरॉय एम्पायर का मालिक होने के बाद भी अर्जुन एक अपार्टमेंट में रहता था जहां पर ज्यादातर चीजें माया की पुरानी चीजें थी। सिर्फ कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें अर्जुन ने खरीदा था। अर्जुन एक चम्मच से खाना लेकर अपने मुंह में डालता है और धीरे धीरे खाना शुरू
माया को हर बार ऐसा लगता था जैसे अर्जुन उसे अपने पास महसूस कर पाता है। जब भी अर्जुन के आसपास रहती थी अर्जुन हमेशा उसी तरफ देखता रहता था। माया अर्जुन देखती रही खाते खाते। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन से बदलने लग गए। उसके चेहरे पर काफी दर्द दिखाई दे रहा था। अर्जुन का एक हाथ उसकी गर्दन पर जाता है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। वो चेयर पर से नीचे गिर जाता। उसी इस तरह से देखकर माया जल्दी से उसके पास जाती है। आत्मा होने के कारण आंखों से छू सकती है और ना ही उसकी मदद कर सकती है। धीरे धीरे करके अर्जुन का शरीर हिलना बंद हो जाता है। उसकी सांसें धीमी हो जाती और कुछ समय बाद उसका जो हाथ उसकी गर्दन पर रहता है अचानक से खिसक कर नीचे आ जाता है। उसकी आंखें इस समय उस तरफ देख रही होती है जहाँ माया बैठी रहती है। अर्जुन की आंखों में देखकर धीरे धीरे माया की आत्मा गायब हो जाती है। उस पल को याद करके माया की आंखों से आंसू निकलते हैं और वह अर्जुन के शरीर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेती है। अर्जुन को लगता है कि माया को ठंड लग रही होगी क्योंकि इस समय काफी तेज हवाएं चल रही होती है, इसीलिए वो उसे कसकर पकड़ते हुए कहता है, अर्जुन हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। पहुंचने के बाद तो मेरा पीछा करना बंद कर देना, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। चैप्टर 24 सोनिया का मौका। माया के दिमाग में जहां पर इतने सारे ख्याल थे वहीं अर्जुन इन सब चीजों से अनजान बस माया की गर्माहट को अपने शरीर को महसूस कर पा रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन अब उसे पहले की तरह ठंड नहीं लग रही थी। बस शायद यह उसे भी नहीं पता था कि वो उसके शरीर की ठंडी है या दिल की। कुछ समय में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर अर्जुन सीधा माया के कमरे में जाता है और जाकर उसे बेड पर पटक देता है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर जाने लगता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर माया मुंह बना लेती है और पाउट करते हुए बड़ी धीमी लेकिन तंज भरी आवाज में कहती है, माया थैंक यू, मुझे बिना कुछ कहे बिना बात किए इतनी आराम से घर तक पहुंचा पर बिस्तर पर पटकने के लिए। उसकी बात सुनकर अर्जुन कुछ समय के लिए चलते चलते रुक जाता है लेकिन फिर वापस चलते हुए कमरे से बाहर चला जाता। उसे इस तरह से देखकर माया को लगता है कि उसने जितना सोचा था अर्जुन उससे ज्यादा रूड है। वैसे भी आज सुबह से बार बार इस जगह से बार बार इस जगह से उस जगह करने के कारण वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए माया जल्दी से नहाकर अपने कपड़े बदलकर अब बस सोना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो ये सब करती उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और अर्जुन अपने हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स के कमरे में आ जाता। फिर बिना कुछ बोले उसके बेड के पास आकर उसके बेड पर उसके एकदम बगल में फर्स्ट एड बॉक्स रख देता है और वापस घूम कर जाते जाते कहता है, अर्जुन अपनी चोट पर दवा लगा लेना। जिसके बाद अर्जुन कमरे से बाहर जाता है और उसके पीछे पीछे दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। माया अर्जुन के इस तरह से वापस आ जाने के कारण एकदम चौंक जाती है और कुछ देर के लिए समझ में नहीं आती क्या हुआ, लेकिन दरवाजा बंद होने की आवाज के कारण माया फिर से होश में आती है और अपने बगल में पड़े फर्स्ट एड किट को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि जो अभी अभी वह सपना नहीं है। भले ही अर्जुन दिखाना रहा हो लेकिन फिर भी धीरे धीरे ही सही माया को उसकी बर्फ की दीवार टूटी हुई दिखाई दे रही होती है। माया सोचती है, भले ही यह जंगल का शेर टेढ़ा है लेकिन मेरा है, वैसे भी मुझे खुद पर यकीन है मैं इस शेर को अपने प्यार से बिल्कुल सीधा कर दूंगी। वैसे भी अगर शेर का सामना करना है तो काटने और खरोंच लगने का तो डर रहेगा ही। जिसके बाद माया जल्दी जल्दी कपड़े बदल के बड़े ही आराम से अर्जुन की दी हुई दवाइयों को अपने पैर पर लगाती है और सो जाती है। अगले 2 दिन उसे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं देता। बाद में उसे पता चलता है कि अगले 2 दिनों से अर्जुन घर ही नहीं आया। माया को पता था कि उसके अलावा घर में और किसी को भी चिंता नहीं है कि अर्जुन कब आता है और कब जाता, इसलिए वह अर्जुन को इन 2 दिनों में कई बार फोन करती है और मैसेज करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। उसे अर्जुन के नंबर के अलावा उसके बारे में अभी तक और कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं बचता और वह इंतजार करने का सोचती है। देखते ही देखते एक और दिन बीत जाता है। आज माया को कॉलेज जाना होता है। आज से अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए वो जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और अपने बारे में सारा जरूरी सामान रखकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर जब हॉल में आती है तब वहां पर पहले से ही तैयार बैठी थी सोनिया को देखकर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अगर कोई काम ना हो तो सोनिया 7:30 बजे से पहले तो उठती नहीं है, फिर आज सुबह के 6:30 बजे तक इतना सज धज के क्यों बैठी है। माया अभी सोच रहे थे कि उसकी नजर सोनिया के गले में लटके हुए आईडी कार्ड पर पड़ती है जो बिल्कुल उसके आईडी कार्ड की तरह होता है। सोनिया में माया के कॉलेज में पढ़ती है जहां माया का ये पहला साल है वहीं सोनिया का ये तीसरा साल रहता है। पर क्योंकि सोनिया ने लैब नंबर 12 को एक असिस्टेंट डॉक्टर और रिसर्च के तौर पर ज्वाइन किया रहता है एग्जाम पास करके, इसीलिए उसे कॉलेज से खास परमिट मिला होता है जिसके मुताबिक सोनिया को रोज रोज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए इस तरह से आज ही के दिन जब माया को कॉलेज में रिपोर्ट करना है तब कॉलेज जाने के पीछे सोनिया का कोई मकसद जरूर है और माया जो कि पहले से ही अर्जुन की वजह से काफी चिंता में रहती है, सोनिया के साथ लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं रखते, इसीलिए वो सोनिया को इग्नोर करते हुए बाहर जाने, लेकिन सोनिया माया को पीछे से आवाज देते हुए कहती है, सोनिया, माया आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती हूँ, इसलिए डैडी ने मुझसे कहा है कि मुझे आज तुम्हारे साथ ही कॉलेज जाना चाहिए और तुम्हारी मदद करनी चाहिए।
सोनिया की सारी बातें सुनकर माया एक बार पलटकर सोनिया को देखती है और अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए सोचने लगती है। माया सोचते हुए, यार इसने कहीं कोई गलत दवाई तो नहीं ले ली आज, मतलब पार्टी में अपना असली रंग दिखाने के बाद भी अच्छी बहन बनने का नाटक क्यों कर रही है। लेकिन फिर माया को अपना दिन खराब नहीं करना था, इसलिए सोनिया को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बाहर जाने लगती। उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर सोनिया जल्दी से चलते हुए माया के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे बड़ी प्यारी स्माइल पास करते हुए क्या कहती है। सोनिया, माया चलो ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में, उसके बाद एक साथ निकल जाएंगे। माया, मैं बाहर से कुछ ले लूंगी। थैंक यू। सोनिया, लेकिन तुम अभी न्यू नहीं आए हो ना शहर में, तो तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं कमलेश अंकल से कहती हूँ, वह तुम्हारे लिए ड्राइवर रेडी करवा देंगे। माया, रास्ते से हटो, नहीं तो पिछली बार की तरह तुम्हें मैं अपने तरीके से हटा दूंगी। माया की बातें सुनकर फाइनली सोनिया और एक्टिंग नहीं कर पाती और गुस्से में माया को घूरते हुए कहती है। सोनिया, माया, मेरे प्यारी बहन, तुम्हें अपनी कॉलेज लाइफ शांति से नहीं बितानी है क्या? क्योंकि जिस कॉलेज में तुम जा रही हो उस कॉलेज में मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, याद है ना तुम्हें? माया, अच्छा मैं तो डर गई, यह बताओ क्या चाहिए तुम्हें? की बात सुनकर सोनिया को पता था कि माया उसे चिढ़ा रही है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो अपने दांत पीसते हुए पूछती है। सोनिया, ये बताओ आखिर तुम्हें क्रिस्टल फ्लावर कहाँ से मिला? वैसे तो सोनिया ये सारी बातें माया के मुंह से शांति से निकल आना चाहती थी, लेकिन जब माया ने उसकी नाटक को देख लिया था उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसे किसी भी कीमत पर मित्तल जी की हेल्प करनी ही थी। वह तो अच्छा हुआ जो उस दिन मित्तल जी लेट पहुंचे और माया वहां से जा चुके थी और उसे मित्तल साहब की नजर में अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने का मौका मिल गया, लेकिन हमें इस बार में फेल हो गई, तो पता नहीं मित्तल साहब जैसे बड़े इंसान की नजर में आने का वक्त अब दूसरा मौका मिलेगा, आखिर यही चांस है जिसका वह काफी समय से वेट कर रही है। चैप्टर 25 लिटिल डार्लिंग। सोनिया की बात सुनकर माया उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखती है और कहती है। माया, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत है। सोनिया, माया याद रखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए मेरा पूरा हक बनता है ये जानने का कि आखिर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट चीज कहाँ से मिली। उसके बाद सुनकर माया हल्का सा हंसती है और कहती है। माया, मुझे जहां तक याद है मेरे माँ बाप के पास मेरे अलावा दूसरा कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, अब हटो तुम मेरे रास्ते से। इतना कहकर माया सोनिया को धक्का मारते हुए वहां से चले जाते हैं। धक्का लगने की वजह से सोनिया ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से हिल जाती है और बस गिरने वाली होती है, लेकिन फिर सामने रखे टेबल का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और उसके बाद दरवाजे की तरह अपनी मुट्ठी बांध कर कहती है। सोनिया, आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा ना माया, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। माया जिस कॉलेज में पढ़ने वाली थी उसके घर से भी ज्यादा दूर नहीं था, उसे चलकर जाने में वहां पर सिर्फ आधा घंटा लगता। आखिर जिस एरिया में माया का घर था वह काफी अमीर इलाका था, जिस कॉलेज में माया पढ़ने वाली थी वह भी एक बहुत बड़ा कॉलेज था। माया के गेट से बाहर निकलती है, फिर उसे याद आता है कि रौनक जी ने उसके लिए एक साइकिल तैयार की थी ताकि वो उसका इस्तेमाल करके अपने शरीर का स्टेमिना लेवल बढ़ा सके। इसीलिए माया वहां से सीधा गराज की तरफ जाती है और अपनी साइकिल निकालकर चलाते हुए अपने कॉलेज जाने लगती है। माया ने एक रेड कलर की टी शर्ट के ऊपर व्हाइट कलर का परी वाला जैकेट पहना हुआ था और उसके साथ एक नी लेंथ वाली स्कर्ट पहनी थी और एक फनी सी व्हाइट कलर के बनी वाली टोपी लगाई थी, जिसके साथ उसकी रेड कलर की बाइसिकल बहुत अच्छी लग रही थी। अभी वो बस रोड की एक तरफ से निकली थी कि उसे चारों तरफ कई सारे लड़के और लड़कियां उसी की तरह कॉलेज जाते हुए दिखाई दे रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ते हुए माया को याद आता है कि नहीं पास ही गली में एक बेकरी शॉप है और क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसीलिए वो बेकरी जाकर कुछ खरीदने के बारे में सोचती है, पर उस गली में घूमते ही उसे 6 लड़कों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। माया को उनके पास से साइकिल ले जाता हुआ देखकर उन लड़कों का जो लीडर रहता है वह सीटी बजाते उनसे बात करते कहता है। लीडर, अरे वाह, आज तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है, सुबह सुबह इतनी प्यारी और सुंदर परी जो दिख गई। उसकी बात सुनकर बाकी लड़के एक साथ हंसने लगते हैं और माया की तरफ अपने दांत दिखाते हुए बात करते हैं। लीडर, अगर बॉस ने हमें उस अर्जुन को पकड़ने के लिए नहीं कहा होता ना तो मैं पक्का इस लड़के के पीछे जाता। अर्जुन नाम सुनते ही माया अपनी साइकिल की स्पीड बहुत कम कर देती है और उन लोगों की बात सुनने लगती है। लीडर, सच में उस कुत्ते अर्जुन ने हमारा कितना नुकसान करा दिया, आज कैसे मार मार के अपने सारे पुराने हिसाब चुकता कर देना है। उसकी बात सुनकर माया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपनी साइकिल घुमाकर उन लड़कों के पास ले जाती है। अचानक से जो सुंदर लड़की चली गई थी उसे फिर से आता हुआ देखकर लड़कों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। उनकी आंखें साइकिल पर बैठी हुई माया को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखने लगती है। इनमें से उनका जो लीडर रहता है माया को उनके सामने साइकिल रुकता है, वो देखकर अपने पीले दांत दिखाते हुए कहता है। लीडर, क्या हुआ लिटिल गर्ल, यहाँ पर क्यों आए हो? कहीं जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा मेरी प्यारी स्वीट डार्लिंग।
और फिर मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाता है। ज्यादा स्मोकिंग के कारण से दांत बुरी तरह से पीले पड़ गए होते हैं और उसकी स्माइल को देखकर माया को घिन्ना रही, लेकिन वह इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए वैसे ही प्यारी सी स्माइल के साथ उससे पूछती है, माया, क्या आप सब लोग अर्जुन की बात कर रहे थे? लीडर, बिल्कुल मेरी जान, हम सब लोग उस कुत्ते अर्जुन की ही बात कर रहे थे। वैसे तुम कैसे जानती हो उसे? वैसे तुम उस कैसे जानती हो? माया, वो मेरा दोस्त है। जिसके बाद माया अपने घड़ी में देखती है और एकदम धीरे से कहती है, माया, मेरे पास बहुत टाइम है, जल्दी से सब खत्म करती हूँ। लीडर माया की बात सुनकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होकर कहता है, लीडर, ओ बेचारी, तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त ने कितना बड़ा क्राइम किया है? अब हम लोग साथ में मिलकर उसकी हड्डियां तोड़कर उसे स्क्रीन की सजा देने वाले। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वो प्यारी सी छोटी सी चुलबुली सी माया अपने हाथों की मूर्ति बनाकर इसके पेट में घुसा मारती है। स्पंज को देखकर उनमें से किसी को नहीं लग रहा था कि वो इतना तेज होगा। वो लीडर अपना पेट पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके साथ में खड़े साथी बिल्कुल चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर की इतनी छोटी सी लड़की उनके हटे कट्टे लीडर को ऐसे कैसे मार सकती है कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगे। सबकी तरफ एक नजर घुमाते हुए माया उसी तरह की प्यारी स्माइल के साथ कहती है, माया, एक साथ हमला करो, मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे अभी कॉलेज भी जाना है। अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा दूसरों से लड़कर उन्हें चुप कराने वाले इन लड़कों को माया का ऐसा एटीट्यूड एकदम अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी मर्दानगी पर कई सारे सवाल उठा दिए हों। जमीन पर बैठा हुआ अपने पेट पर हाथ देखकर उनका लीडर बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, फिर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।